मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ओपी गुप्ता सीरीज़ का मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन। आप ओपी गुप्ता जब बुक खोलते हो तो उसमें 18 सब्जेक्ट हैं। उनमें से एक सब्जेक्ट है मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन। ठीक, स्टैच्यूमेट्री सब्जेक्ट उसको हम पूरा कर चुके हैं और फर्टिलाइज सेक्शन को हम पूरा कर चुके हैं। ऐसे केमिकल टेक्नोलॉजी को हमने पढ़ा है और वन बाई वन हमने सारे सब्जेक्ट को टच किया है। तो ये सब्जेक्ट है मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन। आज इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही ऐतिहासिक दिन है आज केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट वो है जिसका इंतज़ार कम से कम 2500 से ज़्यादा स्टूडेंट को पहले से है, 1 साल 2 साल पहले से है। चलो आज इसको हम स्टार्ट करते हैं। हम इसमें एक लेक्चर में 5 क्वेश्चन कवर करेंगे। लेक्चर छोटा सा होगा, मगर इसमें क्या है कि हम इतना एक्सप्लेन करते हैं तो टाइम काफ़ी वैसे भी लग जाता है। तो हम आपको बता दें अपने बारे में कि 9 साल का एक्सपीरियंस हो गया है हमारा केमिकल इंजीनियरिंग को पढ़ाते हुए, ऑफलाइन और ऑनलाइन। बट आज भी हमें ऐसा लगता है कि केमिकल इंजीनियरिंग के जो नॉलेज है वो कहीं शून्य के आसपास है। मेरी नॉलेज आज भी शून्य के आसपास है और आप लोगों के सहयोग से हमने उसको और टाइम दिया केमिकल इंजीनियरिंग को। आने वाले समय में हो सकता है कि हम थोड़ा होशियार हो जाएं और आपको और अच्छे से केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ा सकें, केमिकल इंजीनियरिंग की सेवा और अच्छे से कर सकें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। पहला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक डिफ्यूजिविटी इज। पहला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक डिफ्यूजिविटी इज। वॉल्यूमेट्रिक डिफ्यूजिविटी की यूनिट क्या है? आप लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई गैस आइडियल गैस है, ठीक, तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं कि वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू मोल परसेंटेज बराबर प्रेशर परसेंटेज, है ना, जो मैंने ड्राइव भी करवाया था आपको। तो ऐसी कंडीशन में वॉल्यूमेट्रिक परसेंटेज डिफ्यूजिविटी का मतलब है मोलर डिफ्यूजिविटी। मोलर डिफ्यूजिविटी और मोलर डिफ्यूजिविटी को आपको मालूम है, इसका जो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो DAV से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट जो होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, जिसकी यूनिट है। इसमें ए ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, दूसरा है सेंटीमीटर पर सेकंड, तीसरा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड और चौथा है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर है? हमारा ए आंसर राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ेंगे। आपको हम ईच एंड एवरी जो क्वेश्चन है उसको डीप में जाके समझाएंगे और मेरी कोशिश होगी कि एक सब्जेक्ट संबंधित, एक क्वेश्चन संबंधित 5-6 टॉपिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए, जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सको। और इसी वजह से कहा जाता है कि हमारा एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के बराबर होता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि द डिफ्यूजिविटी D इन अ बाइनरी गैस मिक्सचर इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर T। ठीक, गैस मिक्सचर के बारे में बात कर रहा है और डिपेंडेंसी पूछ रहा है कि जो डिफ्यूजिविटी है वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है। अगर हमें मान लो कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में, तो हमारे दिमाग में कई चीज़ें आती हैं कि जो डिफ्यूजिविटी है उसका संबंध गैस के जो फार्मूले हैं उनसे है ना। अगर इक्विमोलर काउंटर करंट डिफ्यूजन होता हो, पहले हमारे मन में मान लो गैस के लिए, ठीक है, हम पहले बात करते हैं किसके लिए? गैस के लिए। गैस के लिए बात करते हैं। तो गैस के लिए जो हमारा पहला केस है, फर्स्ट केस, वो गैसेस के लिए है और वो है इक्विमोलर काउंटर करंट डिफ्यूजन का। इक्विमोलर
ठीक, काउंटर इक्विमोलर काउंटर करंट डिफ्यूजन। ठीक, जिसमें आपको याद होगा हम लोगों ने लिया था Na इक्वस टू माइनस NB। ये क्या है, ये मोलर फ्लक्स है। ठीक, किसी भी कंपाउंड का मोलर फ्लक्स है अगर मीडियम जो है वो अपनी कंडीशन में बना हुआ है, फिक्स है, तो ऐसी कंडीशन में Na हमने लिया था। तो मैंने आपको ड्राइव कराया था, आपको याद होगा, यहाँ पर IA मैंने यूज करा था, ये Na/A, दिस इज द फ्लक्स। ठीक, ये फ्लक्स है, जो सिस्टम हमारा स्टेशनरी है तब फ्लक्स था, और इसकी वैल्यू गैसेस के लिए स्पेशली Na इक्वस टू NB वाले केस के लिए DAB/RTZ, और पार्शियल प्रेशर पहले पॉइंट पर PA1 और दूसरे पॉइंट पर पार्शियल प्रेशर PA2 ये निकल के आया था। ठीक, इसको हम देखेंगे अगर, तो यहाँ से जो DAB है वो T पे डिपेंड करता है, T की पावर 1 पर डिपेंड करता है। ठीक, ओके। दूसरा केस है कि भाई अगर इनमें से एक डिफ्यूज हो रहा है, दूसरा कांस्टेंट है, मतलब दूसरे वाले केस में, दूसरा केस का नाम था स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन ऑफ A थ्रू नॉन डिफ्यूजिंग B एंड डिफ्यूजन ऑफ A थ्रू नॉन डिफ्यूजिंग B। डिफ्यूजन ऑफ A थ्रू नॉन डिफ्यूजिंग B, यानी A का डिफ्यूजन हो रहा है, इसकी वैल्यू क्या है, कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, और NB डिफ्यूजन नहीं हो रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 है। अगर हम IA इक्वस टू हम वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे लिए जो इसका फॉर्मूला निकल के आएगा IA इक्वस टू Na/A इक्वस टू P DAB RTZ, सेम पहले की तरह। यहाँ पर मुझे पार्शियल लिया है PVLM, ये लॉगरिथमिक मीन वैल्यू है किसकी, दूसरा कंपोनेंट जो B कंपोनेंट है जो डिफ्यूज नहीं हो रहा है उसके पार्शियल प्रेशर की। मतलब ये सिंपल है, PV2 माइनस P, मतलब PV2 बार माइनस PV1 बार अपॉन ln PV2 बार अपॉन PV1 बार। ठीक, इसमें हमारा जो पार्शियल प्रेशर जो रहेगा वो सेम पहले की तरह P1 बार माइनस PA1 बार PA2 बार। ठीक, ये ऊपर इक्वेशन है उसके एनालोगस है, बस यहाँ पर P ऐड कर दिया है और उसी प्रेशर से यहाँ डिवाइड कर दिया है, और पूरी इक्वेशन जो कहते हैं DAB/RTZ PA1/PA2 सेम वैसी इक्वेशन नीचे है, बस यहाँ टोटल प्रेशर ऊपर आ गया है और नीचे यहाँ पर PVLM आ गया है। इस इक्वेशन से भी अगर हम देखेंगे तो रिलेशन हमारा वही आ रहा है कि DB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की। ठीक, हमारा क्वेश्चन गैस का है, हमें गैस से ही लेना देना है, बट चलते चलते लिक्विड के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। अब हम जो केस जो बात कर रहे हैं, अब दो फार्मूला लिक्विड गैस के लेते हैं, अब लिक्विड के लिए फार्मूला लेते हैं। पहले वाले फार्मूले में हम जो Na और NB आपस में दोनों डिफ्यूज हो रहे हैं, बट डायरेक्शन के आपस में अपोजिट है। ठीक है, इक्विमोलर काउंटर करंट डिफ्यूजन हो रहा है लिक्विड मॉलिक्यूल्स A और B का। ठीक, तो इसको हमने डिफाइन अब किया था, तो Na इक्वल टू निकल के आया था, आपको याद होगा DAB/Z, और यहाँ पर लिक्विड ओवरऑल कंसनट्रेशन की एंट्री कराई थी हमने, तो ρ/m डेंसिटी अपॉन मॉलिकुलर वेट का एवरेज वैल्यू, और उनका ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इन लिक्विड फेज। ठीक, X7 - X8 Na इक्वल टू DAB/Z, जो यहाँ पर पहले DAB/RT आता था, वो RT कैंसिल हो गया है, क्योंकि RT और पार्शियल प्रेशर मिलके जो वैल्यू आई है वो हमारे सामने है, ओवरऑल कंसंट्रेशन ρ/m के फॉर्म में, और मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होती है। जब मैंने डेरिवेशन अब करवाया है तो आपको पता ही होगा। ठीक, चलिए, तो ये वाला फार्मूला है,
इस फार्मूले में हम देखेंगे तो इस फार्मूले को अगर हम देखें ध्यान से तो इसमें टेम्परेचर कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, ठीक। अच्छा, अगर Na बराबर कुछ कांस्टेंट वैल्यू है और n भी 0 है, मतलब डिफ्यूजिंग कंपोनेंट A इन नॉन डिफ्यूजिंग B, ये वाला केस है। अगर डिफ्यूजिंग A और नॉन डिफ्यूजिंग B है तब उस केस में क्या होगा ये भी समझ लेते हैं। ये चौथा फार्मूला Na/A, ऊपर Na/A कर लीजिए। यहाँ DAB/Z ये रहता है और रो m एवरेज ये सेम रहता है, ठीक। और XA1 माइनस XA2 ये सेम रहता है, Z होगा रो अपॉन m हो गया, ठीक। और जो B वाला केस है जिसमें B 0 है, NB=0 है, तो वहाँ पर मोल फ्रैक्शन आ जाएगा X और VILM यानी X का लॉगरिथमिक मीन वैल्यू आएगा नीचे, ठीक। जैसे यहाँ पर ऊपर था, तो क्योंकि नीचे वैल्यू आएगा तो X का लॉगरिथमिक मीन वैल्यू आया है, तो ऊपर कुछ करना नहीं, मल्टीप्लाई कुछ करना नहीं क्योंकि इसकी यूनिट कुछ होती नहीं है। और ऊपर तो हमने लिया था इसलिए यूनिट को बैलेंस करने के लिए ऊपर लगाया था, मतलब याद करने का तरीका है। वैसे जो ड्राइव होके आता है वो है, ठीक। अच्छा, ऊपर वाले गैस के फार्मूले से हमें इतना समझ में आ गया कि भाई D जो है वो टेम्परेचर की पावर 1 पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पावर 1 पर डिपेंड करता है, ठीक। क्लियर? तो आप ऐसे लगाओगे हिसाब तो आपको लग जाएगा यहाँ से D की पावर हाफ 1, ठीक। बट क्वेश्चन कह रहा है डिफ्यूजिविटी D इन बाइनरी गैस मिक्सचर रिलेटेड टू द टेम्परेचर T। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है उसने बिल्कुल नहीं बोला है कि ये डिफ्यूजिंग है, भी नॉन डिफ्यूजिंग है, फलाना जो भी है। बट आप बोलोगे सर वो दोनों केस में सेम रिलेशन दिखा रहा है, तब तो हम D लगा सकते हैं, ठीक। बट आपको D लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ज़्यादातर जो फॉलो होता है वो काइनेटिक थ्योरी से जो निकल के आती है, D की डिपेंडेंसी प्रेशर के साथ, टेम्परेचर साथ में, प्रेशर साथ में, वो आपको बतानी है। चलिए उसको हम देखते हैं। काइनेटिक थ्योरी क्या कहती है? जो काइनेटिक थ्योरी कहती है उसको भी समझ लेते हैं। इसको नोट कर लो। फॉर गैस के लिए कहती है कि भाई जो DAB है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब किसी भी सिस्टम में अगर A है और B है, ये डिफ्यूज हो रहे हैं, तो प्रेशर सिस्टम का बढ़ेगा तो कंपोनेंट डिफ्यूजिविटी डाउन हो जाएगी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा जे वाली कहानी जो है वो बहुत एक्यूरेट होती है अप टू 25 ATM तक, क्लियर? इतने बजे तक ये बहुत एक्यूरेट होती है। प्रेशर के बारे में कहती है कि DAB जो होता है वो टेम्परेचर की पावर 3/2 पर डिपेंड करती है। तो इसको मुझे फॉलो करना है, ठीक। एग्जाम में ये टिक मारना है इसमें। इसको ज़्यादा हम जब हम प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हैं, चाहे बाउंड्री लेयर का यूज करते हैं, चाहे हम लेबोरेटरी में रिसर्च कर रहे हैं, चाहे लेबोरेटरी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो हम इसको T की पावर 1/5 को हम 1.5 को हम फॉलो करते हैं, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसमें कह रहा है द डिफ्यूजिविटी D इन द बाइनरी गैस मिक्सचर, मतलब दो कंपोनेंट हैं, रिलेटेड टू द प्रेशर, ठीक। तो मैंने आपको बताया है कि जो काइनेटिक थ्योरी से निकल गया है ये रिलेशन, ये आपको फॉलो करना है। तो C इज द राइट आंसर, C इज द राइट आंसर। चलते चलते हम एक चीज़ और समझ लीजिए, इस पर एक चीज़ और पूछ सकता है कि जो डिफ्यूजिविटी है वो किस तरीके से डिपेंड करती है। नोट कर लो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है, गेट एग्जाम में आ चुका है। डिफ्यूजिविटी मतलब डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, ठीक। डिफ्यूजिविटी मतलब D, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर कोई गैस है, ठीक, जो मैंने आपको पढ़ाया था फुल कंटेंट में, अगर कोई लिक्विड है और नंबर सॉलिड है, सबसे ज़्यादा डिफ्यूजिविटी किसकी होगी? गैस की होगी। तो गैस की डिफ्यूजिविटी होती है 10 की पावर -5, 10 की पावर -5
मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक, लिक्विड, जो लिक्विड है उसकी होती है 10 की पावर -10 से 10 की पावर -9। ध्यान रखिए 10 की पावर -9 ज़्यादा है और 10 की पावर -10 कम है। ठीक, तो 10 की पावर -5 किसकी है? गैस की है। लिक्विड 10 की पावर -10 से 10 की पावर -9 तक है। और सॉलिड की जो होती है वो 10 की पावर -13 से 10 की पावर -10 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। यूनिट ध्यान रखिएगा कि अगर सेंटीमीटर करोगे तो फिर वैल्यू चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 की पावर -5 हमने मीटर स्क्वायर पर सेकंड ले लिया। ठीक, अगर हमने क्या किया कि 10 की पावर -5 मीटर स्क्वायर पर सेकंड ले लिया और इसको कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, किस में? सेंटीमीटर में। तो मीटर स्क्वायर की जगह पे आपको रखना पड़ेगा ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड है। और ठीक, और इसमें क्या करना है, 10 की पावर, आप सेंटीमीटर में आपने वैल्यू आंसर दे दिया, तो 10 की पावर -5 और सेंटीमीटर में अगर 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 की पावर -10, 10 की पावर -1 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक, तो फिर इसका आंसर जो है 10 की पावर -5 मीटर स्क्वायर पर सेकंड ना होके 10 की पावर -1 सेंटीमीटर पर सेकंड है। मतलब आप गैस की डिफ्यूजिविटी की रेंज जो है, ठीक, वो रेंज 10 की पावर -5 मीटर स्क्वायर पर सेकंड या फिर 10 की पावर -1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, दो में कोई आंसर हो सकता है। तो यूनिट का विषय ध्यान रखें, पहली बात। दूसरी बात, इसका मतलब क्या है? आप बोलो सर इसका मतलब क्या है रेंज का? इसका मतलब ये है कि जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ गैस की डिफ्यूजिविटी इसकी -5 मीटर स्क्वायर पर सेकंड रेंज में है, इसका मतलब है साइंटिफिक वैल्यू में लिखोगे आप इनको तो इनकी डिग्री जो निकल के आएगी, मान लो 9.1 है, 9.1 तो नहीं जाएगी, फिर हम एक वैल्यू कम कर देते हैं, जिसके -4 कर देते हैं। तो मान लो 3.2 है तो आगे 10 की पावर -5 लिखा होगा, समझ गए? मान लो अगर ऐसे लिखा हो 3.2 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर, इसका समझ जाओ कि ये गैस के बारे में नहीं है, किसी और के बारे में डिफ्यूज दे रहा है। गैस जितने भी हैं सबकी रेंज यही है, एवरेज अगर मॉलिक्यूल वेट ले लें तो सबकी रेंज डिफ्यूजिविटी यही निकल के आती है, ये मतलब है इसका। ठीक, 9 पॉइंट समथिंग छोड़ दें, नीचे 8, 7 जो वैल्यू है उनको हमें इस फॉर्म में लिखें तो हमें मल्टीप्लाई इसी वैल्यू से होनी चाहिए, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा तो उसके बाद -1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, यूनिट का समझना बहुत ज़रूरी है, उसको पढ़ लीजिए अच्छे से। चलिए, तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन किस वजह से होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन किस वजह से होता है, ये आपको बताना है। पहला है ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन रीजन। बात समझिए, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन कॉज्ड बाय ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। दूसरा है ड्यू टू द थर्मल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। तीसरा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो आपको इस बात से पूरी कहानी से बात समझ में आ गई कि भाई ये सी आंसर नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ये भी नहीं सही है। ठीक, ट्रांसफर ऑफ, पहला बोला है ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल लो टू हाई, तो लो टू हाई नहीं, हाई टू लो, हाई टू लो, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या? बी बचा। क्या कह रहा है? थर्मल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। कोई मॉलिक्यूल के पास अपनी थर्मल एनर्जी होती है जिसकी वजह से उनके पास क्या होती है, एक एनर्जी होती है। आपको पता है BRMS = √3RT/m, यही है। टेम्परेचर बढ़ेगा, निश्चित थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, जिससे वजह से बी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी। और वेलोसिटी बढ़ने से चीज़ें क्या होती है, डिफ्यूज होती हैं। इसके बारे में आपको याद होगा, मैंने स्टैच्यूमेट्री उपयोगिता में आपको समझाया था कि भाई वी में और वेपर डेंसिटी में, वेपर डेंसिटी रो वी और साथ में मॉलिक्यूलर वेट में क्या क्या रिलेशन शो होता है और कैसे उसको हैंडल करते हैं। तो वहाँ से एक बात समझ में आ गई आपको कि भाई थर्मल एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूलर जो ट्रांसफ़र होता है। मॉलिक्यूलर ट्रांसफर डिफ्यूजन का मतलब होता है मॉलिक्यूल का हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन और ऑटोमेटिक जाना, ड्यू टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस जाना, ड्यू टू द थर्मल एनर्जी की वजह से जाना, थर्मल एनर्जी की वजह से जाना, ये मतलब है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपके पास 3 स्टेटमेंट दिए हैं, डी में जनाब दी बोल रहा है, क्या इनमें से करेक्ट आपको बताना है। ठीक,
पहला कह रहा है कि डिफ्यूजिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। देखो आपको मालूम है कि मैंने अभी बताया आपको पिछले क्वेश्चन में कि भाई मैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, बीआरएमएस वैल्यू बढ़ेगी गैस के क्षेत्र में, गैस के लिए, लिक्विड के लिए उनकी एनर्जी बढ़ेगी। तो ऐसे केसेस में क्या डिफ्यूजिविटी बढ़ेगी। ठीक, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफ्यूजिविटी डिक्रीज होगी, इसलिए ये ऑप्शन जो करेक्ट नहीं है, गलत है। दूसरा ऑप्शन है डिफ्यूजिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर वेट। आप याद रखिएगा डिफ्यूजिविटी हमेशा डिक्रीज होगी अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। क्यों? मॉलिक्यूलर बढ़ने का मतलब है गैस का भारी हो जाना, गैस का भारी हो जाना। ठीक, तो गैस अगर भारी होगी तो मॉलिक्यूलर वेट की डिफ्यूजिविटी क्या होगी, डाउन होगी। समझ गए, मॉलिक्यूलर वेट अगर बढ़ेगा तो डिफ्यूजिविटी क्या होगी, डाउन होगी। ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे आप देखते हो क्लोरीन Cl2, इसका मॉलिक्यूलर होता है 71। एयर का मॉलिक्यूलर जो होता है वो हम 29 कह सकते हैं। यानी क्लोरीन जो होती है वो अप्रॉक्स 2.5 टाइम्स हैवी है, किससे, एयर से। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई सिलेंडर हमारे पास है और इसमें लीकेज हो जाता है तो लीकेज हो जाने पर जो क्लोरीन है वो एयर से हैवी है तो इस ग्राउंड के आसपास रहेगी। ठीक, मतलब ऊपर तेजी से डिफ्यूज नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल इसका बढ़ गया है। अच्छा, उल्टा एग्जाम्पल ले लें, अमोनिया। अमोनिया आपको यहाँ ऊपर ऊपर मिलेगी, नीचे आपको एयर मिलेगी। क्यों? क्योंकि अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, 17 होता है, और क्लोरीन आपको नीचे मिलेगी। जो आपको ये पता करना होगा कि भाई कौन सी गैस ऊपर जाएगी और नीचे गैस जाएगी, तो ये पता करोगे एयर के मुकाबले में इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है। एयर के मुकाबले में भारी है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो हैवी है, वो नीचे रहेगी, जो ग्राउंड सरफेस उसके पास रहेगी। अगर वो खतरनाक गैस है, क्लोरीन बहुत खतरनाक होती है, तुरंत लग जाए तुरंत बेहोश हो जाओगे आप, है ना, ऐसी गैस होती है। तो ऐसे केस हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ऊंचाई पे जाएं तो अच्छा रहेगा। मगर हम आपसे रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि आप प्लांट में फंस गए, ऊंचाई बिल्कुल ना जाएं। आप जिधर भी लीकेज हो रहा है और एयर, अब ये पता करेंगे इस पॉइंट से लीकेज हो रहा है तो एयर कहाँ चल रही है, एयर डायरेक्शन आप पता करें पहले। और एयर ऐसी चल रही है तो एयर के जैसे 90 मतलब एयर के क्या करना है आपको, 90 पे भागना है, 90 पे। अपोजिट क्यों नहीं भागना है? अपोजिट इसलिए नहीं भागना है, अपोजिट इसलिए नहीं भागा जाता है कि मान लो कहीं पर आपको पता नहीं कि एग्जैक्ट कंडीशन आपको पता नहीं कि कहाँ से लीकेज हो रहा है। देखिए दोबारा समझ लीजिए, कोई पॉइंट है हमारे पास, इसमें अमोनिया का या फिर किसी गैस का लीकेज हो गया है। ठीक, तो रूल सिंपल ये है कि आप डायरेक्शन देखिए एयर की, और एयर डायरेक्शन देखने के बाद उसके 90 एंगल पर यहाँ पर भागिए। इधर ऐसे मान लो ये आपका कंपनी का गेट है और ये आपकी जो ऑफिस है जहाँ पर आप काम करते हो। ठीक, यहाँ से आप चल के आ रहे हो और आपने देखा यहाँ पर कहीं लीकेज हो गया, तो सबसे पहले आपने देखा कि भाई एयर की डायरेक्शन इधर चल रही है, कहाँ पर, ऑफिस की ओर चल रही है। तो आपको भागना कैसे, उसके 90 डिग्री पर। जो एयर डायरेक्शन ऐसी है तो उसके 90 डिग्री भागना है। ठीक, क्यों? आप बोल सकते हैं उल्टा भागे तो अच्छा रहेगा इधर, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको सोर्स का पता होना चाहिए कि एयर कहाँ से निकल रही है। मान लो हमें मालूम, मतलब एयर मतलब कोई गैस आपने पता कर लिया यहाँ पर निकल रही है एयर, तो हवा ऐसी है तो एयर गैस ऐसी जाएगी, तो आप ऐसे भागोगे तो निश्चित आपको फ़ायदा होगा। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बट अगर आपको पता ही नहीं लीकेज कहाँ पे, लीकेज यहाँ पे है, लीकेज यहाँ पे है, लीकेज यहाँ पे है, और आप उस समय कहाँ पर हो, आप यहाँ बीच में हो, तो लीकेज अगर यहाँ पे है तो आप सेफ हो। बट लीकेज यहाँ पर हुआ तो ऐसे भागोगे तो क्या होगा, आपके ऊपर गैस आएगी। समझ गए? तो सिंपल तरीके आप 90 डिग्री भागिए। फिलहाल सेफ्टी का पॉइंट था। तो ये दूसरा ऑप्शन गलत है। ये कह रहा है कि भाई डिफ्यूजिविटी इंक्रीज होगी अगर इंक्रीज होगा मॉलिक्यूलर वेट, तो उल्टा बोल रहा है। तीसरा बोल रहा है डिफ्यूजिविटी इंक्रीज विद साइज ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। देखो साइज का मतलब है उसका ओवरऑल वॉल्यूम, ओवरऑल रेडियस उसकी मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल एटम की रेडियस 3-4 प्रकार की होती है। फिलहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है, मगर आपको पता होना चाहिए कि रेडियस 3-4 प्रकार की होती है। ठीक, तो अब इसमें जो है हमारा ये कह रहा है कि अगर साइज इतना बड़ा है मॉलिक्यूल का, ठीक, तो साइज बड़ा हो जाएगा तो डिफ्यूजिविटी आसान हो जाएगी। नहीं, साइज अगर जो है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का बढ़ता है, ठीक, तो डिफ्यूजिविटी डाउन होती है। समझ के बाद याद रखनी है आपको। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ेगा क्या मतलब हुआ, आप इसमें एक चीज़ समझो, इसको आप समझिए।
कैसे? मॉलिक्यूल बड़ा होगा तो इतनी एरिया का एयर को डिस्प्लेस करेगा, जिसकी वजह से एयर का जो उसका जो इम्पैक्ट है, थ्रस्ट है, वो वापस इसको इतना ज़्यादा लगेगा जिससे वो डिफ्यूज ऊपर ना होकर वापस नीचे आ जाएगा। डिफ्यूजन क्या होगा, चारों ओर से एयर इसको कॉन्टैक्ट करेगी और इतना नहीं भाग पाए, इतना पहले भागना चाहिए। तो छोटे मॉलिक्यूल ज़्यादा भाग लेते हैं, बड़े मॉलिक्यूल कम भाग पाते हैं। ठीक, एयर का भी एक बायनेंसी फोर्स लगता है ना, इस वजह से। तो फिलहाल ओवरऑल आपने देखा कि तीनों सेंटेंस में कोई सही नहीं है। चौथा है नन ऑफ दीज, तो इसका डी आंसर राइट है। समझ गए बात? तो ये था आज का लेक्चर। मुझे लगता है काफ़ी नई चीज़ें आपने सीखी होंगी। ये हमारा पहला लेक्चर है मास ट्रांसफ़र का। हमारे एप्लीकेशन केमिकल गुरु पे जाके ज़रूर हमारा कंटेंट देखिएगा, बहुत ही सुपर कंटेंट है। और खुशखबरी बता दें आपको, हम पूरी जो फीस है ओपी गुप्ता की, वो ओपी गुप्ता की फीस तो बहुत कम रखेंगे, 10 सब्जेक्ट की, 10-11 सब्जेक्ट की लगभग 5,000 के आसपास रहेगी। और जो पूरा जो कंटेंट हमारा है, थ्योरी कंटेंट, जिसमें थ्योरी, न्यूमेरिकल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर हैं, उसमें गेट के भी 20 ईयर्स के क्वेश्चन कवर हैं। तो मतलब उसको करने के बाद आप ओपी गुप्ता वो खुद से पूरी कर सकते हो, रामफल बुक खुद से पूरी कर सकते हो। उसको ज़रूर परचेज़ करें। उसकी फ़ीस 18,000 थी शुरुआत में, बट अभी फ़ीस मात्र जो है, जो फ़ीस कभी 18,000 हुआ करती थी, वो मात्र अभी सिर्फ 3500 में है। तुरंत जाके परचेज़ कर लो, अच्छे से पढ़ो, बहुत दम है कंटेंट हमारी। ठीक, अगर हमारा पूरा कंटेंट आपने पढ़ा है तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक, हमारा टेस्ट सीरीज दीजिए तो रोज़ आपको नॉलेज आपकी पता चलती जाएगी। तो ये था आज का लेक्चर। हम आपको दोबारा याद दिला दें कि हम बहुत छोटे टीचर हैं और 9 साल पढ़ाने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि केमिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज हमारे पास लगभग शून्य के आसपास है। तो निश्चित ही आप लोग सहयोग करोगे तो हम इसको और कारबां को आगे बढ़ाएंगे, केमिकल इंजीनियरिंग को लंबा समय देंगे और हमारी नॉलेज फिर देश के काम आएगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।